नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2025 का एसएससी का जो पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको ये पता चल सके कि ये किस टाइप के, किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कल मैंने एक क्लास ले ली थी, आज ये दूसरी क्लास है। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से सवाल किस तरह के जो प्रश्न है वो आपने लगाने हैं। तो आप जो है मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व भी करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, खूब मेहनत करें और किस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो चलिए बच्चों, कल मैंने एक क्लास ले ली थी, आज ये दूसरी क्लास है। इसमें जहाँ तक हमने कल किया था उसी आगे हम बढ़ेंगे। तो आ जाइए, प्रश्न पे आते हैं। जो पहला प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं ठीक है सॉल्व कराता हूं। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, पहले प्रश्न पे आता हूं मैं। देखो कल जो हमने सॉल्व किया था, यहां पर आना आप देखना, यहां पर ये मैथ्स है, ये माधव परचेज आइटम, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस में से कल जो है प्रश्न हमने सॉल्व किया था। दूसरा प्रश्न देखो, ये आयतन निकाला था, सिलेंडर का आयतन, तो ये वेलन में से था, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेलन को अच्छे से तैयार करें। अगला जो है एज से संबंधित है, यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, ये चैप्टर भी आपने अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपका एरिया में से है, तो एरिया एंड पेरीमीटर, इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। अगला पांचवा प्रश्न जो है ये फॉर्मूला बेस पर था, ए की क्यू बी की क्यू सी की क्यू माइनस 3abc, उस पर बेस्ड था, वो हमने सॉल्व किया था। आज आइए छठवां जो प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का है। तो यहां से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ tan t इज इक्वल टू 1/3। सेक टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ इसमें गिवन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। आ जाओ जरा, किस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आ जाइए। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ tan t बराबर 1/3। तो बच्चों हमें, आप जानते हैं कि सेक और टेन में क्या रिलेशन होता है। तो देखना यहाँ पर 1+tan² थीटा, यानी टी है यहाँ पर थीटा की जगह, बराबर क्या होता है, sec² थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 9th 10th में, है ना। टिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, है ना, 10th में पढ़ी होगी। और ठीक है, तो वहाँ 1+tan² थीटा बराबर sec² थीटा है। तो यहाँ पर इसमें देखना, टेन थीटा यानी टेन टी बराबर 1/3 है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 1+1/3। इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रखना है इसे ऊपर, और यहाँ पर तो यही आएगा ना, सेम। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेम यही आएगा। तो देखो इस तरह से करेंगे, 9 एकम 9 और 1 10, है ना, ऐसे 10/9 हो गया। यहाँ पर तो सेम आ रहा है, यही sec² t चलेगा ही। अब यहाँ पर sec² t आ रहा है, देखो यहाँ पर sec² t बराबर ये है। तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ेगा ना, इधर इसके ऊपर आएगा, आएगा ऐसे, यानी sec t बराबर क्या होगा, √10/9। तो 10 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। लेकिन 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो जो 10 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट ऐसे ही रहेगा 10 के ऊपर। लेकिन 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, √10/3। सेक टी, सेक टी की वैल्यू पूछ रहा था कि बताओ बताओ सेक टी की वैल्यू क्या है। तो हमारा आंसर बन रहा है √10/3। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो यहाँ पर √10/3 ये आ रहा ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, √10/3। पहला ऑप्शन तो ये दिया था, ये भी नहीं है। देखो दूसरा ऑप्शन ऐसे दिया, √10/9 लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। इसमें देखो √10 और 3 लिखा, तो √10/3, ये आंसर हो गया सी।
तो इस तरह से ये त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी आपने तैयार करनी है, तभी आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से तैयार करेंगे। आ जाए बच्चों, अगले प्रश्न भी आ जाओ। अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। द पॉइंट P and S are on the same side of the line segment QR। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड QR है, उसके एक तरफ कह रहे हैं P और S है। सच दैट एंगल PQR बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल SRQ बराबर 90 है तथा PQ बराबर SR है। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया है कि ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल SRQ बाई RHS, ठीक है। तो फिर दूसरा ऑप्शन दिया, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो इसको आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए बच्चों लिखते हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उस तरह से हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को लिखेंगे। देखो यहाँ पर है ना, इसका डायग्राम खींचेंगे। सबसे द पॉइंट P and S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। रेखाखंड बोल रहे हैं, कोई रेखाखंड है, तो रेखाखंड क्या है, रेखाखंड बोल रहे हैं Q और R। लो रेखाखंड बच्चों आप जानते हैं ना, ये देखो लाइन मैंने खींची ऐसे, रेखाखंड यानी रेखा का एक भाग, ठीक है। रेखा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये होता है रेखा का चिन्ह, दोनों तरफ एरो दिखाएंगे, ये क्या होती है, ये रेखा होती है, इस तरह दिखाते हैं रेखा, लेकिन रेखाखंड को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड क्यू आर है और इसके एक साइड पे क्या है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि S है। ये कह रहे हैं P और S एक साइड में, दोनों एक ही साइड में, सेम साइड। P और S दो पॉइंट है जो कि रेखाखंड क्यू आर के एक तरफ है, तो ठीक है हमने बना दी, क्यू है एस एक तरफ सेम साइड में। फिर आगे देखना क्या कह रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर, देखना यहाँ पर पी क्यू आर, इसको मिला दो यहाँ से, तो ये जो कोण बन रहा है ना, ये एंगल पी क्यू आर, ये बोला 90 डिग्री है, लो 90 डिग्री बना। फिर कह रहे हैं कि एंगल एस आर क्यू, एस आर और क्यू, ये भी क्या कह रहे हैं, ये भी 90 डिग्री कह रहे हैं, ठीक है बच्चों समझ आ गया। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री, देखो यहाँ पर पी क्यू आर 90 डिग्री, और एंगल एस आर क्यू ये कह रहे हैं ये भी 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं आगे देखो जरा, कि पी क्यू साइड पी क्यू बराबर क्या है एस आर, देखो पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर, ये दोनों जो है बराबर है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है। बच्चों समझ आ गया, यहाँ पर ही समझ आ रहा है, पी क्यू और एस आर ये और ये क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसके आधार पर नीचे वाले जो ट्राइंगल बन रहा है उसको बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज बन पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर, इसको मिला दो जरा, ऐसे मिला देना जरा, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, पी क्यू आर ट्राइंगल बना। अगर आप इधर से इसको मिलाते हैं, ये वाला भी देखो, ये इतना इतना, देखो ये भी त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा, देखो इधर एक त्रिभुज तो इधर बन रहा है, और एक त्रिभुज जो है इस साइड में बन रहा है, ठीक है। एक ये बन रहा आपका इधर, ये एक इधर बन रहा है ये, और एक इधर बन रहा। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बोल रहे हैं। तो इसमें बच्चों ध्यान से देखना जरा, देखो हम सॉल्व करते हैं इसको जरा, देखो यहाँ पर ये साइड पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर, देखो ये कह रहे हैं कि साइड पी क्यू बराबर क्या है, एस आर, यही तो कह रहे हैं, ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना, जो अगर हम ये एंगल देखना, इस वाले त्रिभुज में देखो कोण ये 90 है, और इस वाला ये ट्राइंगल लें तो इसमें भी कोण 90, एक एंगल जो है इसमें 90 इसमें 90, देखो एंगल अगर हम यहाँ से ले रहे हैं कोण इस त्रिभुज में है ना पी क्यू आर, है ना, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम लें तो इसमें जो कोण है एंगल
पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर वो कितना है, 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल पे आ जाओ इधर, ठीक है, ट्राइंगल कौन से, एस आर क्यू, एस आर क्यू में देखो इसमें जो कोण है एस आर क्यू, एस आर क्यू, ये भी कितना है, 90 है, यानी दोनों बराबर हुए, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखना जो ये भुजा है, देखो ये बीच नीचे वाली साइड देखना, जब हम ये ट्राइंगल ले रहे तो उसमें भी आ रही है, जब हम इधर वाला ट्राइंगल ले तो उसमें भी आ रही है, कॉमन है। देखो ये जो भुजा आ रही नीचे वाली जो साइड है क्यू आर, ये कॉमन है इस वाले ट्राइंगल में आ रही, इस वाले, यानी तो हमने देखो साइड क्यू आर बराबर क्या हुआ, आर क्यू। अगर हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें क्यू आर भुजा बराबर क्या होगी, अगर हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो आर क्यू, है ना, आर क्यू, यानी कॉमन साइड है ये, क्या कहेंगे हम, कॉमन साइड, ये बराबर है, कॉमन साइड बराबर है। तो देखो इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो हमने देखा इसमें कि ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये वाली कॉमन है, यानी ये बराबर है, एक एक कोण बराबर, ये 90 है तो ये भी 90 है। तो यहां पर एक साइड एंगल साइड, देखो इस ट्राइंगल में ये साइड इसके बराबर और एंगल ही 90, तो इस वाले ट्राइंगल में भी 90 है और ये वाली साइड कॉमन है। तो ये जो ट्राइंगल आपका, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा है एस आर क्यू, एस आर क्यू, ट्राइंगल एस आर क्यू, ये क्या है, ये समरूप है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं दो, क्यू पी क्यू आर, और इधर वाला त्रिभुज जो है क्यू आर, ये एस आर और क्यू, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये बराबर है। बरा मतलब कैसे हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट है, कौन मतलब सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम समझते हैं? सर्वांग सम मतलब क्या है, इनका साइज और शेप, साइज भी और शेप भी दोनों बराबर है, तो ऐसे सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है ऐसे ही होता है, यानी ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांग सम है, कौन से रूल के द्वारा, बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। देखो इसमें एक साइड बराबर है, ये कोण अगर ये 90, ये भी 90 है, और ये वाली साइड कॉमन है, बराबर है, तो साइड एंगल साइड के द्वारा, ठीक है, ये जो है इस रूल के के बेस पर क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर कह रहा है देखो ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल एस आर क्यू कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन बाई आर एच एस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये तो नहीं है। और यहां पर देखो, यहां पर कह रहे हैं पी क्यू आर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है एस क्यू आर, एस क्यू आर, ये गलत है, क्रम गलत दिया हुआ है, ये भी नहीं, देखो यहां पर पहले एस कह रहा है क्यू आर, ऐसे ही गलत है, क्रम गलत है इसका, ठीक है, इस तरह से लेंगे, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है एस क्यू आर, इसमें भी क्रम गलत है, ठीक है। यहां पर देखना ट्राइंगल पी क्यू आर फिर कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का मतलब, सर्वांग सम का चिन्ह है, यानी कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह है, ट्राइंगल एस आर क्यू, ये सही क्रम है, बाई साइड एंगल साइड द्वारा सही है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, कौन से रूल के द्वारा, साइड एंगल साइड, एस ए एस। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी आंसर बनेगा। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है, तो ज्योमेट्री में से प्रश्न पूछा गया था, तो आप इस तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देख लो एक बार जैसे, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला प्रश्न 8वें प्रश्न पे आ जाओ। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, द मार्क्ड एमपी यानी मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर, यानी जो अंकित मूल्य है वो 26% अधिक है देन इट्स कॉस्ट प्राइस,
यानी इसके क्रय मूल्य से। ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, वो 26% ज्यादा है। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है, 26% ज्यादा है। फिर कह रहे हैं इफ डिस्काउंट ऑफ 32%, कितना, अगर डिस्काउंट दे रहा है कितना परसेंट का, 32% का डिस्काउंट दे रहा है, व्हाट विल बी द लॉस, लॉस परसेंट। ये बोले लॉस कितना होगा, फिर अगर लॉस होगा है तो लॉस बताओ, लॉस कितना होगा। तो देखो बच्चों किस तरह से सॉल्व करेंगे, आ जाओ यार। देखो यहाँ पर कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं जो एमपी है आर्टिकल 26% मोर देन सीपी। अब सीपी कितना है, सबसे पहले तो हमें सीपी मानना पड़ेगा ना। माना कोई चीज 100 की थी, माना किसी वस्तु का जो सीपी है वो कितना था, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। सीपी आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस है ना, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है ना, कोई आर्टिकल हमने जिस पर ली है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिस पर हम खरीदते हैं। तो मान लिया कि 100 रुपए में खरीदी। ये बोल रहे हैं कि जो एमपी है यानी जो अंकित मूल्य है, जो इस पर प्रिंट रेट है, वो इससे 26% ज्यादा है, यानी सीपी से 20% ज्यादा। तो यानी इसका मतलब एमपी कितना होगा, सीधा सीधा 100 में 26 जोड़ दो, सीधा सीधा 100 में क्या करेंगे 26 से जोड़ देंगे, तो कितना बनेगा 126 एमपी ये है। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें डिस्काउंट दिया है ना, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 32% का। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 32% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है जी, 32% डिस्काउंट दे रहा है, जितना लिखा हुआ है उस पर 32% की छूट दे रहा है। तो 100 में से 32 माइनस कर दो, कि यहाँ लिखा ना 32% डिस्काउंट, तो 32% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो बचा कितना, 100 में से 32 माइनस करो, 68% है ना। 68% ऑफ किसका, 126 पे दे रहा ना, 126 ये है एमपी, 126 का 68% बचा ना। फिर अगर 100 में से 32 डिस्काउंट दे रहा है, 32% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से हम 32 माइनस करेंगे, और 100 में से 32 माइनस करें तो 68% ऑफ 100, यानी 126 का 68%। कैलकुलेट करो इसको, कितना बनेगा ये, 68/100 इंटू 126। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, बस इसको सॉल्व कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर देना। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 68 के और 126 के, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, करो जरा मल्टीप्लाई इसकी, और 100 से डिवाइड करना है। 126 की 68 से मल्टीप्लाई करनी है। 16, 20 की 0, 2 कैरी लगा, 10। करो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो जरा, 48, 4, 8, 4, 16, 20, 2, 10, 36, 3, 6 दिन 12, 3 15 का 5, 1, 7, कितना हुआ 8, 6, 5, 8, ये हो गया। यानी ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 8568/100 है। 100 से जब हम डिवाइड करेंगे ना इसको, तो 100 से 2 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, यानी ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके ये आ गया, यानी 685.68। इतने रुपए रह गया, जो 126 रुपए लिखा हुआ था, अगर 32% की छूट दे रहा है तो बचा 68%, 126 का 68%, और 126 का 68% कितना बैठा, ये आ रहा है, इतने रुपए की हो गई हो, इतने में बेच रहा हो। देखो यहाँ पे आ जाओ, खरीदी कितने में थी 100 में, बेच कितने में रहा है 85.68, 85 रुपए 68 पैसे में बेच रहा, तो कितना नुकसान हुआ। तो यानी देखो खरीदी 100 में थी और बेच रहा कितने में, 85 रुपए 68 पैसे में बेच रहा है, तो कितना नुकसान हुआ। डायरेक्ट परसेंट में आएगा ना, कि हमने 100 मान के किया था, तो डायरेक्ट ये परसेंट में आएगा। खरीदी 100 में, बेच 85 में रहा है, तो कितना परसेंट का लॉस हो रहा है। यहाँ से कैरी कराओ, 10 में से 8 गया 2,
यहाँ पर बचा आपका 9, 9 में से 6 गया 3, है जी। यहाँ पर बचा आपका 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ से इधर चली गई, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यानी कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 14.32%। तो यानी इसका आंसर बनेगा ये ऑप्शन डी। यानी कितना उसको जो है नुकसान हो रहा है, 14.32% का लॉस हो रहा है। बच्चों समझ आ गया? यानी इसको जो लॉस हो रहा है, कितना परसेंट लॉस हुआ, 14.32% का लॉस, इतना परसेंट का उसको लॉस हुआ। आया समझ? तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 9वां प्रश्न देखो, 9th प्रश्न क्या है, ये कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग साइन स्क्वायर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या, जो 90 से कम है, न्यून कोण, यही तो हुआ। न्यून कोण कह रहे हैं कि बताओ। तो इसमें आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा है ना। कौन सा फॉर्मूला, ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला। बच्चों बताओ जरा, पहले आप ये बताओ कि आपको ए की क्यू बी की क्यू का फॉर्मूला बताओ आप क्या होता है, लिखो आप अपने कॉपी में लिखेंगे, आप नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, देखो ए की क्यू माइनस बी की क्यू, इसका यूज हो रहा ना, देखो यहाँ पर ए की क्यू बी की क्यू। तो जब हम इसको खोलेंगे क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ए की क्यू माइनस बी की क्यू क्या होता है, यहाँ बनेगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे बनेगा। ठीक है, और नीचे देखना यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर देखो साइन ए की जगह जो है ए रखो, यहाँ बी रखो। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे, यानी साइन ए की जगह ए रखेंगे तो ए, और बीच में माइनस है, कॉस ए की जगह बी रखेंगे तो ये बना, देखो ये कट गया, कटा, कटा कि नहीं कटा, देखो कट गया। तो ये हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो इससे जब हम इसको खोलेंगे, यानी साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए, तो अगर हम यहाँ साइन ए की जगह ये रखेंगे, या अगर डायरेक्ट रखना चाहें तो ए की जगह देखो आपने ये रखना है, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये वाला ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ए बी यानी साइड ए और कॉस ए, ये बनेगा। और अपोन में क्या बना, अपोन में यहाँ पर देखना साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखो बच्चों ये कट रहा कि नहीं कट रहा, देखो कट गया। देखो यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, कटा इसे। तो यहाँ पर देखना आप आगे देखो, ये देखो 1, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ये 1 के बराबर हो जाएगा, होगा 1 प्लस, ये साइन स्क्वायर आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, और आगे फिर क्या होगा साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, बस यहाँ पर छोड़ दो इसको, तो ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो पहला ही ऑप्शन आपका दिया है क्या, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये आंसर बनेगा। ठीक है तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कट रहा था नीचे ऊपर काट दिया, फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, दिए देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, बस ये आंसर बन गया। आ गया समझ? तो इस तरह से हम जो है ट्रिग्नोमेट्री है ये भी अच्छे से तैयार करनी है, तो ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल का ये पेपर है, इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाइए आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ठीक है, ताकि ये लंबी बहुत क्लास लंबी ना हो, थोड़ा थोड़ा हम करके सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना, द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स इन द ईयर 2021, स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन दैट फॉलो। ये कह रहे हैं कि एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसका अध्ययन करना है,
ठीक है, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, ये कार है, एक कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है। ये कार का जो प्रोडक्शन करती है, कार बनाती, कार निर्माता कंपनी है, ए बी और सी डी, इस तरह से नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है कि भाई ए जो है, ए कितना निर्माण करती कारों का, देखो ये टोटल का जो है देखो 10% करती है। जैसे बी है, बी कितना करती है, बी का देखो यहाँ पर जैसे मतलब 40% यहाँ से बनेगा। सी का देखो यहाँ पर देखो, सी का आपका जो है जैसे यहाँ पर 20% बन रहा है ना, और ई का आपका ये 10% बन रहा है, डी का आपका जो है 20% बन रहा है। तो ये पूरा जो है, पूरे जो है आपका जो चार्ट दिया हुआ उसको बांटा हुआ कि 10%, 20%, ए बी सी डी कितनी कंपनी, 1 2 3 4 5। अब पूछ क्या रहा है, देखो पूछ क्या रहा है, आगे देखना। क्या कह रहा है, इफ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वाज, सैकड़ा हजार, कितना ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़। ठीक है, इफ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वाज 2 करोड़, then what will be the central angle of the sector represent, क्या कह रहे हैं ये, देखो बच्चों, ठीक है, if the total production in 2000 was 2 crore, then what will be the central angle of the sector representing the production of type D cars। टाइप डी का पूछ रहा है कि टाइप डी प्रकार की जो कार है, कार निर्माता कंपनी है डी वाली, तो उसने जो है कितना परसेंट जो है प्रोडक्शन करा है, कितना परसेंट करा है ना। देखो ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप कार इन 2021। तो डी का पूछ रहा है, तो डी का देखना कितना परसेंट। देखो टोटल बच्चों आप जानते हैं टोटल जो पूरा ही चार्ट है ना से गोल, तो पूरा जो एंगल है 360 डिग्री का है, पूरा टोटल भाग 360 है ना तो इसमें बांटा हुआ 360 को बांटा हुआ है 10%, 20%, परसेंट में डिवाइड करा हुआ है। तो कंपनी डी का पूछ रहे, कंपनी डी देखो यहाँ पर जो हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का हल्का जो शेड किया है, तो ये 20% देखो यहाँ पर ये होगा ना, डी का जो है 20%, यानी टोटल का 20% जो है इसने कार निर्माण करा, टोटल का 20%। अब टोटल कितना है, टोटल पूरा जो है आपका 360 है, 360 है टोटल एंगल में पूछ रहा है। ठीक है, टोटल जो है पूरा जो है 360 का ना। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ, देखो ये पूछ रहा सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द, ठीक है, जो त्रिज्यखंड है, ये जो त्रिज्यखंड है इसका वो पूछ रहा बताओ कितना, देखो पूरा ये 360 का ये वाला पूछ रहा है, ये वाला भाग। ठीक है, तो ये निकालना आपने कितना है, त्रिज्यखंड कितना हुआ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये पूछ रहा ना कितना, ये त्रिज्यखंड है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पर देखो 20% है, पूरा जो है 100%, देखो यहाँ पर ऐसे लगना 100% बराबर कितना है, देखो यहाँ पर जो 100% बराबर 360 डिग्री होता है ना, पूरा पूरा 360 डिग्री का होता, पूरा कौन डिग्री में पूछ रहा, पूरा 360, तो 1% बराबर क्या होगा, यानी 360/100 करेंगे ऐसे, 0 से 0 कटा, 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे 3.6 डिग्री। अब हमें निकालना, देखो ये कितना है, जो कंपनी डी है, डी वाली जो कार है इसने 20% करा, टोटल का 20% कार निर्माण करा, तो टोटल का 20%, तो 1% बराबर ही है, तो 20% बराबर क्या होगा, 20% कार बना रही है, तो 20% का मतलब क्या है, 3.6 इंटू 20, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, ये हो गया, एक से पहले दशमलव यानी 72 डिग्री, यानी ये आंसर बनेगा। यहाँ पर 50 दिया, ये नहीं होगा, है ना। दूसरा यहाँ पर 36 है, ये नहीं, आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर डी बनेगा 72 डिग्री। तो ये बोला है कि बताओ कितना जो है ये कंपनी डी ने जो है कितना निर्माण करा था, तो यहाँ पर एंगल में बताना ना। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, तो इस तरह से 72 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये CGL का पेपर है 2025 का, इसी तरह का जो पेपर है ना, टियर फर्स्ट जो है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप खूब तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, तो आपको ये टाइप जो है कौन से चैप्टर आपने पढ़ने, मैथ से पढ़ने हैं, तो उस तरह से आपने तैयार करना, इस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप तैयारी करें, मेहनत करें खूब, और 26 में सिलेक्शन लें। जिन बच्चों का 25 में रह गया था, तो खूब बेहतर तैयारी करें, आपने PYQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाने हैं, और जहाँ पर आपको कमियाँ दिख रही है
टाइम हो सकता हो, टाइम मैनेज का किसी के टाइम की कमी रही होगी तो टाइम जो है मैनेज करें और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, खूब लगाएं प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। जो भी कमियां है, चाहे इंग्लिश है, जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जहाँ पर भी कम है उसको खूब लगाएं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पाएंगे 2026 में। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है, जो नए बच्चे हैं उनको तो आपने सिलेबस भी कवर करना है और प्रीवियस ईयर भी लगाते जाओ साथ साथ में। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके टेबल पर रहना चाहिए। बार बार मैं कहता रहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे आपने चैप्टर लगाया प्रॉफिट लॉस का, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसमें से देखो किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है, उसको भी लगाओ, ठीक है। और तो इस तरह से आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहेंगे और जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे और खूब मेहनत करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे, तो जो पेपर की डिमांड है, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से आप जो है तैयार करेंगे और टाइम मैनेज करेंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, है ना, और और प्रीवियस ईयर भी लगाते रहना, ऐसे नहीं कि साथ में आप बिल्कुल पूरा पहले सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं फिर, तो इतना टाइम नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाते रहो। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा तो उसमें प्रीवियस ईयर भी देख लो, ठीक है, कि उसके जैसे प्रॉफिट लॉस का करा आपने कंप्लीट तो प्रीवियस ईयर पे प्रॉफिट लॉस के प्रीवियस ईयर देख लो। फिर उसके बाद परसेंटेज करा आपने, परसेंटेज उसके प्रीवियस ईयर देख लो, है ना। इसी तरह ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ज्योमेट्री के जो है जो आज चैप्टर आप क्लियर कर रहे हैं तो इस हिसाब से वो देखो, तो निश्चित रूप से आप 26 में सिलेक्शन लेंगे। तो बच्चों आज तो इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे फिर आगे ना, थोड़ा थोड़ा करके हम कर रहे हैं ताकि बहुत लंबी लंबी क्लास ना हो, आपको बोरियत भी ना हो। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, आगे हम आगे फिर कल करेंगे। तो चलो बच्चों आज इतना ही करते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।